तो आज बच्चों, आज अगली क्लास में हम आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताएंगे और उसके आगे की जो समास है उसके विषय में बताएंगे कुछ आपको। इसमें तत्पुरुष समास में जैसे आप लिखा हुआ दिख रहे हैं ऊपर में, ये लिखा है उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, इसका मतलब है कि जो समास होने के बाद, जैसे ये समास बन गया, समास होने के बाद जो दूसरा पद है ये यदि दोनों पद को डोमिनेट करे, यानी दोनों पदों की विभक्ति वचन पुरुष सब अपने अनुसार लगा दे, तो इसका मतलब ये तत्पुरुष समास कहलाएगा। इसको फिर हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में दो तरह के समास की चर्चा मैंने की थी, एक समानाधिकरण, दूसरा व्यधिकरण। तो पहले हम व्यधिकरण को देखेंगे, जिस व्यधिकरण में दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग होती हैं, दोनों का सेम एक समान नहीं होगी। इस तरह के समास में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक का संग्रह किया गया है, उसको सम्मिलित किया गया है। तो पहले है द्वितीया तत्पुरुष। द्वितीया तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष हम किसे कहेंगे? इसका मतलब होता है कि अगर एक पद द्वितीया विभक्ति का हो और दूसरा पद इनमें से कोई एक वर्ड हो, यानी द्वितीया विभक्ति के पद के साथ यदि श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, इनमें से कोई वर्ड आएगा, इनमें से कोई भी अगर शब्द आपके साथ आएगा और द्वितीया विभक्ति है तो वो समास बनेगा और उसे हम द्वितीया तत्पुरुष कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि द्वितीया से उसका समास बन रहा है। सूत्र यह द्वितीया श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ एक सूत्र है नीचे, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम और उपसर्जनम पूर्वम। ये क्या कहता है? कहता है किसी भी सूत्र में, जब तत्पुरुष आप पढ़ रहे हैं देखें, किसी भी सूत्र में जो पद प्रथमा विभक्ति में हो गए, जो पद प्रथमा विभक्ति में है उसका नाम होता है उपसर्जन। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा से निर्दिष्ट विभक्ति वाले पद का नाम है उपसर्जन। और जब हम समास करेंगे तो प्रथमा विभक्ति वाला पद ही हमेशा पहले आएगा। जैसे यहाँ दो पद हैं, दो पद में दो विभक्तियाँ लगी हुई हैं। एक ये द्वितीया में एक विभक्ति लगी है जिसको प्रथमा है, और शेष श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, इन सबको मिला करके एक विभक्ति लगी हुई है जिसको बोलते हैं 3/3, तृतीया विभक्ति बहुवचन। इसीलिए द्वितीया चूंकि प्रथमा में कहा गया है, हमेशा द्वितीया का पहले प्रयोग किया जाएगा। कैसे? अब इसको एक एग्जाम्पल करके आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये कैसे होगा। ये हम इसको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ शब्द है कृष्णम श्रितः। कृष्णम श्रितः में कृष्णम द्वितीया का पद है और श्रित यहाँ पढ़ा हुआ है, इसमें श्रित शब्द पढ़ा हुआ है। इस कारण से कृष्ण और श्रित का समास बनाएंगे। जैसे हमने पहले देखा था, पहले विभक्तियों को हटा दें, कि विभक्ति है दोनों, इन दोनों को हटा दिया, हटाते ही बन गया कृष्ण और श्रित। कृष्ण में चूंकि द्वितीया विभक्ति लगी हुई है इसलिए इसको हम पहले रखे हैं। कृष्ण में द्वितीया विभक्ति है इसलिए इसको पहले रखा जाएगा। फिर दोनों को हम मिला दें, कृष्ण श्रित। जैसे ये मिला, मिलते ही अब एक प्रातिपदिक हो गया। ये पहले दो प्रातिपदिक था यहाँ कृष्ण और श्रित, जब हमने समास कर दिया तो एक प्रातिपदिक हो गया, और एक प्रातिपदिक होने पर ये डोमिनेट कर रहा है श्रित बाद वाला। तो इसका जो लिंग होगा वो ऐसा ही लिंग हम इसका भी मानेंगे, कृष्ण का भी। इसलिए यहाँ सु लगाए तो कृष्ण श्रितः। जब हम सु लगाएंगे प्रथमा एक वचन का तो कृष्ण श्रितः।
अगर ये अम होता तो कृष्ण श्रुतम, और यदि आ लगा होता तो कृष्ण श्रुता, ये हम लिख सकते थे दोनों। तो यहाँ आपको ये देखना है, गौर करके देखो कि यदि इस तरह का कोई शब्द आपके पास आ गया, इसमें कृष्ण है और श्रुत लगा हुआ है, तो श्रुत से ही आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि श्रुत इस द्वितीय वाले में पढ़ा हुआ है। तो श्रुत लगा हुआ या श्रुत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, ये पद लगे हुए अगर कोई शब्द हो आपके पास जिसका समास विग्रह करना हो, तो सिंपल सा क्या करना है कि बाद वाले पद को एज इट इज रख दो। जैसे श्रुता है तो ये बाद वाला पद है, ये एज इट इज रहेगा श्रुता। पहला पद है कृष्ण, इसको कुछ नहीं करना है, इसको द्वितीय व्यक्ति में ले आओ, कृष्णम कृष्णम श्रुता। यदि किसी ने लिख दिया कूप पतितम, कूप पतितम, ये शब्द लिखा हुआ है कूप पतितम, तो पतित शब्द हमने आइडेंटिफाई किया, इसको एज इट इज रख दीजिए पतितम, और पहले वाले को द्वितीय लगा दो कूपम, कूपम पतितम। तो इस तरह से इसको हम समास को द्वितीय को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लिख सकते हैं। अगर ये अलग लिखा हुआ है तो पहले वाले की व्यक्ति हटा दो, जैसे कूपम पतितम, इसको एज इट इज रखना है कूप पतितम। अब आप देखें इसमें क्या गया तृतीया का, कि तृतीय व्यक्ति का क्या होगा। तो तृतीय व्यक्ति के लिए आप गौर कर सकते हैं कि तृतीय व्यक्ति के लिए एक सूत्र लिखा है, देखो तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, ये सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। इसमें देखो, इसमें प्रथमा व्यक्ति लगी हुई है, इसमें तृतीया है, इसमें तृतीया है, इसीलिए चूंकि तृतीया जो पद है उसमें प्रथमा व्यक्ति लगी हुई है, इसलिए इस तरह के समास बनाने में तृतीया जिसमें लगी होगी विभक्ति सूत्र, जैसे वो यहाँ कोई शब्द होगा उसमें तृतीया व्यक्ति लगी होगी, उसे हम पहले लिखेंगे समास करने पर। तो यहाँ कहते क्या है, तो कहने का मतलब है कि कोई एक पद है जो तृतीया व्यक्ति में हो, कोई पद हो जो तृतीया व्यक्ति में हो, और इसके साथ कोई दूसरा पद हो, क्या हो, ये जो पद तृतीया में है इसके गुण को बताने वाला हो। तृतीया विभक्ति में जो पद है दूसरा पद इसका गुणवाचक हो, अथवा इसी से किया हुआ हो, किसी और से नहीं, इसी को गुण बचाने वाला हो या इसी से कुछ किया हुआ कार्य हो। ऐसी स्थिति में दोनों का समास बनाते हैं, और चूंकि वो तृतीया से बनाया गया है इसलिए हम उसको तृतीया तत्पुरुष कहते हैं। कैसे, तो जैसे इनका फिक्स उदाहरण है अच्छा सा, वो देखो क्या लिखते हैं। लिखते हैं संकुलया खंड, संकुलया खंड शब्द है संकुला, मूल शब्द है ये संकुला। संकुला शब्द का ही तृतीय एकवचन में रूप बनता है संकुलया, और खंड, खंड मतलब होता है काटना, टुकड़ा करना, बांटना। संकुला कहते हैं सरौते को, जिसे सुपारी वगैरह काटा जाता है, कहते हैं संकुला से काटा हुआ, तो उसका गुण बताता है और उसी से किया हुआ काटना, इसलिए तो गुणवाचक शब्द हो गया खंड। इन दोनों का समास बनेगा, जैसे समास बनाएंगे वैसे इनका विभक्ति अलग कर दो, दोनों विभक्ति अलग हो गई। विभक्ति अलग होते ही अब ये दोनों इस रूप में आ गए संकुला खंड। अब इनको मिला दें, जैसे मिलाएंगे तो बन गया संकुला खंड। अब संकुला खंड एक प्रातिपदिक है, इस एक प्रातिपदिक को अगर हम पद बनाते हैं तो पद बनाने के लिए हम सु लगा देते हैं। सु लगाते ही
पुल्लिंग था पहले से, पुल्लिंग में क्या आ गया, ये सु का विसर्ग आ गया, जो हम संधि से देखे थे, सु का विसर्ग बन जाता है ये, तो बन गया संकुला खंड। ऐसा है कोई भी शब्द आप ले लें जो उसके गुण को बताने वाला हो कहीं भी, तो उसको हम लिख सकते हैं। जैसे कलम का गुण है लिखना, कलम का गुण है लिखना, तो हम इसको लिख सकते हैं, अपनी तरफ से बना लो, हम लिख सकते हैं कलमेन लेखः, कलमेन लेखः, तो क्या हो जाएगा, सीधे मिला दे इसको, कलम लेखा अभी बना सकते हैं। अब देखो दो शब्द अगर आपके पास आ गया, ऐसा समास बना हुआ, इसमें दो शब्द मर्ज हैं, तो क्या करें इसको, आप ध्यान ये रखो कि ये कलम और ये लेख दोनों का क्या रिलेशन है, कि कलम से लिखा जाता है लेख, तो उसका गुण बता रहा है, तो गुण बताने वाले शब्द के साथ जैसे आया है वैसे ही शब्द हटा के इसमें तृतीया लिख दें, इसको एज इट इज रहने दें। इसका मतलब है कि तत्पुरुष समास बनने पर जो दूसरा पद है उसके रूप को हम नहीं बदलेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो इसको हमने बना दिया संकुला खंडः कलम लेखः, कुछ भी बना सकते हैं आप। इसलिए अब इसके आगे देखो, इसमें लिखते हैं तृतीया का एक और फॉर्मूला रखा हुआ है, इसमें भी बनते हैं। इस फॉर्मूला को बताने के लिए यहाँ एक सूत्र लिखते हैं, देखो, कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे कृता बहुलम, बहुलम मतलब होता प्रायः, कर्तृकरणे कृता बहुलम, इसको ऐसे कहेंगे कि कर्ता यदि तृतीया विभक्ति का हो, कर्ता यदि तृतीया विभक्ति का हो और दूसरा पद कृत प्रत्यय का हो, दूसरा पद कृत प्रत्यय लगा हुआ हो, कृत प्रत्यय बताएंगे आपको आगे, कता है, जैसे कर्ता जब इसमें आएंगे तृतीया विभक्ति में तो अक्सर कृत प्रत्यय आपको ये दिखता है, कता लगा हुआ, कथा का रूप लगा हुआ हो। दूसरा, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है यदि करण कारक हो अब प्लस कृत प्रत्यय हो, तो इस दोनों केस में समास बनता है। और चूंकि करण में भी तृतीया विभक्ति लगी है और कर्ता में तृतीया विभक्ति लगी है, इस कारण से इसका नाम देते हैं तृतीया तत्पुरुष, इसका नाम है तृतीया तत्पुरुष। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है हरिना त्रातः, हरिना त्रातः, हरि शब्द है, कर्ता है और उसमें तृतीया लग गया तो हरिना हो गया। त्रातः शब्द है, त्रातः में त्रा धातु है प्लस कत प्रत्यय लग गया, त्रातः रक्षा किया हुआ, बचाया हुआ, हरि के द्वारा बचाया हुआ या बचाया गया। तो जैसे समास बनेगा तो ये विभक्ति अलग कर दें, विभक्ति को हटा के हरित्रात हो गया, दोनों को मिला दो, हरित्रात। हरित्रात एक प्रातिपदिक है, इसका यदि आप पद बनाते हैं तो पद बनते ही सु लगेगा और फिर से यही रूप आ जाएगा हरित्रातः, हरित्रातः। आप उल्टा सोचो कि यदि आपको हरित्रातः आया हुआ है, हरित्रातः है, कैसे समझेंगे कि इसका समास विग्रह करना है? तो दोनों के बीच में रिलेशन देखो, जो हमने विभक्ति पढ़ी है, दोनों के बीच में है क्या रिलेशन? तो रिलेशन है हरि और बचाना। तो हरि और बचाना, हरि का काम है बचाना, तो हरि के द्वारा बचाया हुआ, तृतीया लगाएंगे, हरि के माध्यम से, हरि के द्वारा बचाया हुआ। जैसे तृतीया लगेंगे तो बाद वाले को एज इट इज छोड़ दो, केवल पहले वाले पद में तृतीया लगा दें तो काम आसान हो जाएगा। हरि प्रातः। इसमें दूसरा एक एग्जाम्पल है, फिर और देता हूँ। इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल है नख भिन्न, नख भिन्न। अब नख भिन्न में क्या है? नाखूनों से भिन्न किया हुआ, अलग किया हुआ। तो नाखूनों से बहुवचन है, इसमें हम बोल सकते हैं इसको तृतीया का
बहुवचन है ये। नाखून, और भिन्न में भिद धातु है, भिद प्लस कता, भिद प्लस कता से भिन्न हो गया। नाखून से अलग किया हुआ, हालांकि नाखून का गुण नहीं है अलग करना, नाखून का गुण काटना, अलग किसी को अलग करना नहीं है, फिर भी नाखून भिन्न कता प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ नाखून क्या हो गया? नख। ये नख जो है ये हो गया करण, नख हो गया करण। क्यों? नाखून अलग करने का माध्यम है, नाखून अलग करने का माध्यम है, इस कारण से ये करण कहलाएगा। और करण में तृतीया लगी है, भिस, भिन्न में सु लगा है। तो जैसे हम इसको समास बनाएंगे तो विभक्तियाँ हट जाएंगी, विभक्तियाँ हट के फिर से आ गया नख भिन्न, और सु लगाएंगे नख भिन्नः, ऐसे आ जाएंगे। तो जब दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं जिसमें कता प्रत्यय दिख रहा है और करण कारक है, तो उस केस में हम पहले वाले जो सहायता वाले शब्द हैं, माध्यम है, उसमें हम तृतीया विभक्ति लगा देंगे। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं, हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए पादगतः, पादगतः। तो देखो गतः में कता प्रत्यय लगा हुआ है, और पाद कहते हैं पैर को, पैरों से गया हुआ, पैरों से गया हुआ। तो इसका मतलब पैर में तृतीया लगा दो, इसको एज इट इज रहने दो। तो पैर दो होते हैं तो द्विवचन में लिख देंगे, तो लिखा जाएगा पादाभ्याम गतः, पादाभ्याम गतः, पादाभ्याम गतः। एक पैर होता तो पादेन हो जाता, एक पैर होता तो पादेन हो जाता। इससे ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे अगर कोई दूसरा उदाहरण लो जिसका कर्ता देना हो, तो कर्ता में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सीता गीतः, सीता गीतः। अब गीता में कता प्रत्यय लगा हुआ क्या धातु में? गीतः। तो सीता में तृतीया लगा दो तो क्या हो जाएगा? सीतया, सीतया गीता, सीतया गीता। तो इस तरह से आसानी से हम इसका काम कर सकते हैं। और चूंकि तृतीया से समास हो रहा है इसलिए इसका नाम है तृतीया तत्पुरुष। अब इसमें देखो नीचे है यूप दारू, ये चतुर्थी का उदाहरण है, और चतुर्थी के उदाहरण के लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देखो। और यही फॉर्मूला आप पर है विभक्ति में, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। तो जहाँ जहाँ तादर्थ का सेंस होगा दो पदों में, उसमें समास भी होगा। और दूसरा ये देखो सब लिखा है अर्थ बलि हित सुख रक्षित, 1 2 3 4 5। इसका मतलब होगा कि अगर चतुर्थी विभक्ति का कोई पद है, चतुर्थी विभक्ति का कोई पद है और उसके लिए तदर्थ हो, तदर्थ मतलब होता है के लिए, कि अगर उसके लिए के लिए अर्थ में हो, के लिए अर्थ में कुछ हो, तो दोनों का समास होगा। एक तो ये इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन इसका बना लें कि चतुर्थी विभक्ति का कोई पद है प्लस अर्थ लगा हुआ उसके साथ, अर्थ, अर्थ शब्द हो, अर्थ, अर्थ मतलब ये होता के लिए। अगर अर्थ लगा हुआ होगा तो उस केस में भी दोनों का समास होगा। लेकिन जब अर्थ के साथ समास होगा तो आप यहाँ नोट कर लें कि इस केस में ये नित्य समास होगा, इस केस में ये नित्य समास होगा। और जब नित्य समास होगा तो अर्थ को हटा करके, अर्थ को हटा करके यहाँ पर आपको सर्वनाम लिखना होगा अकॉर्डिंग टू लिंग। जैसे अर्था लगा होगा तो हो जाएगा अयम, अर्था लगा होता तो हो जाता यम, और अर्थम लगा होगा तो हो जाएगा इदम, इदम। ये तीन
ये 3 इंडिकेटर आ जाएंगे अर्थ को रिप्लेस करके, क्योंकि नित्य समास हुआ है। तो वो भी ये बताएंगे। पहले आपको बताते हैं यूप दारू का क्या है। यूप दारू देखो, यूपाय दारू, दारू शब्द का अर्थ होता है लकड़ी, इसलिए दारू कर्म कहा गया है, लकड़ी का काम। यूपाय दारू, तो यूप में चतुर्थी लगी है, तो के लिए अर्थ में है वो, यूप के लिए लकड़ी। यूप कहते हैं पिलर को, खंभे को, किसी खंभे को बनाने के लिए लकड़ी। कहीं कहीं यज्ञ भी कहते हैं, यज्ञ के लिए लकड़ी, दोनों अर्थ आ जाएंगे। तो यूपाय दारू, यह फॉर अर्थ आ गया, उसको बोलते हैं तदर्थ। ये चतुर्थी के साथ तदर्थ आ गया के लिए। तो जैसे तदर्थ हुआ वैसे दोनों का समास होगा, और समास होते ही विभक्ति हट जाएगी। तो विभक्ति हटते ही क्या हो गया, यूप दारू। और दारू शब्द में, दारू शब्द ही नपुंसक है, तो नपुंसक शब्द होने के कारण छोटी ऊ के बाद सु आने पर भी इसका लोप हो जाता है, जो हमने पहले बताया था आपको। नपुंसक हो गया ये, क्योंकि ये पूरे पद नपुंसक है दारू, तो पूरे को नपुंसक बनाएगा। तो नपुंसक में ऊ के बाद सु नहीं रहता है, इसलिए सीधा सीधा लिखा गया यूप दारू। यूप दारू ऐसे शब्द लिखे जा सकते हैं। इसमें अर्थ वाला भी बताते हैं। पहले ये देखो बलि, अगर ये शब्द फिक्स है, बलि हित सुख रक्षित, ये चारों शब्द यदि किसी भी शब्द के साथ दिख जाए तो बाद वाले शब्द को एज इट इज रखना है, और पहले वाले जो शब्द हैं उसमें चतुर्थी व्यक्ति लगा देना है। कैसे? जैसे अब ये देखो लिखा है काक बलि, हमने लिख दिया काक बलि। अब काक बलि में ये शब्द दिख रहा है बलि, और उसके पहले शब्द है काक। अब समास विग्रह करना, क्या करेंगे? तो इसको एज इट इज रख दे, ये हो जाएगा बलि। दूसरे शब्द को चतुर्थी में ला दो, क्या हो गया? बहुवचन बना दो, काके भ्यो बलि। कुछ लिख सकते हैं आप, चाहे तो लिख सकते हैं काकाय बलि, गलत नहीं होगा, क्योंकि वो भी बनता है काकाय बलि। काक के लिए बलि, बलि का मतलब होता है देना, बलि का अर्थ होता है देना, सेक्रीफाइस। जैसे कौओं के लिए रोटी देते हैं, कुछ दाना देते हैं, ये सब जो है इसको बलि बोलते हैं। जैसे एक शब्द है भूत बलि, ये सुना होगा आपने, भूत बलि। यहाँ भूत का अर्थ होता है जीव, पक्षियों को, गाय को, जानवरों को, जो आप कुछ देते हैं उसको कहते हैं बलि। भूत बलि, भूत बहुवचन कर दो, जैसे काकेभ्यो बलि वैसे भूतेभ्यो बलि, भूतेभ्यो बलि, भूत बलि। सेम आ जाएगा हित का, सुख का, रक्षित का। अब आप एक अर्थ का उदाहरण देखें ताकि आपको समझ में आ जाएगा अर्थ नित्य कैसे होता है। तो देखें, इसमें इन्होंने लिखा अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। चतुर्थी के साथ यदि अर्थ का समास होगा तो नित्य समास होगा। तो नित्य समास होगा तो क्या करेंगे जी? जैसे देखो ये लिखा है द्विजाय अयम, द्विजाय अयम, या इसको यूं कर दो द्विजार्थम। इसे अर्थम लगा हुआ है, अर्थम लगा हुआ है। तो अर्थम जो लगाएंगे इसको जैसे ब्रेक करो आप, तो अर्थम को रिप्लेस करना है। अर्थम नपुंसक है, इसे नपुंसक को रिप्लेस करेंगे तो लिखेंगे इदम। और जो द्विज है, जो ही शब्द है, इसको लिखेंगे चतुर्थी में द्विजाय। ये दो स्ट्रक्चर हमारे पास आ गए। इसका मतलब है कि यदि द्विजाय के साथ चतुर्थी के साथ कोई सर्वनाम आया हुआ हो, कोई सर्वनाम आया हो, तो सर्वनाम को चेंज करके हमें रखना अर्थम में, अर्थ में। और द्विजाय, यहाँ कोई शब्द होगा उसके विभक्ति हटा देंगे, कोई शब्द है विभक्ति हटा देंगे। तो ये जो लिंग होगा वैसा लिंग अर्थ के साथ जोड़ देंगे। जैसे सपोज करो यहाँ लिखा है द्विजाय यम, द्विजाय यम,
तो यम के जगह हम क्या कर देंगे, अर्था, द्विजार्था। ये वाला शब्द यदि न भी लिखें आप, ये शब्द जो है ये नहीं भी लिखें तब भी चलेगा, ये तो केवल इंडिकेटर है। देखो ये इधर भी सेम लिखा हुआ है, इधर भी सेम लिखा हुआ है, ये केवल बताने के लिए है कि ये द्विज के लिए है। हम इसका रूप बदल के भी लिख सकते हैं। अगर मेरे पास सपोज करो ये लिखा आ जाए बालकार्थम, बालकार्थम। अब चूंकि अर्थम नपुंसक है तो ये जोड़ सकते हैं फलम, बालकार्थम फलम। तो अब ये एज इट इज रहेगा, इसको अब चेंज नहीं करेंगे। चेंज क्या करना, बालकार्थम। तो बालकार्थम में क्या करो, इसको चेंज करके इसके लिंग में आप प्रोनाउंस को ले आए, सर्वनाम को ले आए, तो क्या हो जाएगा, इदम, इदम। अब बालक, बालक जो शब्द है इसको चतुर्थी में ला दो तो क्या हो जाएगा, बालकाय। आप बहुवचन में भी लिख सकते हैं, बालकेभ्यः इदम फलम या बालकाय इदम फलम। इसलिए इसको कहते हैं लिंग के अनुसार व्यक्त करना। नेक्स्ट में देखो, इसमें है, नेक्स्ट में लिखा है पंचमी भयेना, पंचमी भयेना। पंचमी भयेन का क्या अर्थ होगा, इसका मतलब है पंचमी का अर्थ होता है पंचमी विभक्ति का एक पद, पंचमी विभक्ति का एक पद, और भयेन का अर्थ होता है दूसरा पद क्या होना चाहिए, भय। ये पर्टिकुलर शब्द ही होगा भय। कहते हैं अगर कोई पंचमी विभक्ति में पद है और उसके साथ भय पद है, एक सिंगल, दूसरा कोई नहीं, उस केस में दोनों का समास होता है, दोनों को आप जोड़ सकते हैं। और जब समास होगा तो ये नहीं बदलेगा क्योंकि बाद वाला डोमिनेट कर रहा है, तो ये वाला एज इट इज रहेगा। यहाँ जो पद होगा उसकी विभक्ति हटा देंगे। कैसे, जैसे देखो लिखा चोरात भयम, चोरात भयम। तो चोरात भयम में भय शब्द है और दूसरा जो शब्द है वो पंचमी विभक्ति में है। तो जैसे अब दोनों को समास करेंगे तो भयम को देखो एज इट इज रखा, भयम, दोनों विभक्ति अलग कर दिया, चोर भयम, चोर भय, सु लगाएंगे, चोर भयम। अब हम क्या करें, हमें कुछ नहीं करना है, और आसान करना है तरीका। क्या, ये भय को एज इट इज रख दें, भय, और पहले वाले को विभक्ति हटा दें, तो पहले वाला क्या हो गया, चोर, समास हो गया ये, चोर भयम। ऐसे ही यदि अगर ये फॉर्मेट आपको दिया गया है, चोर भयम, तो भयम दिख गया आपको, भयम दिखते ही पहले पद में पंचमी विभक्ति लगा दो, काम खत्म। चोर भयम तो जगह चोरात भयम। जैसे किसी ने लिख दिया आपको जल भयम, जल भयम, अब यहां भयम दिख गया, हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। क्या लिखा जाएगा, जलाद भयम। तो देखते ही समास बना देंगे क्योंकि हमें पता है पंचमी, पंचमी से हो रहा है इसलिए पंचमी तत्पुरुष होगा। तो ये हमारे लिए और भी आसान है तरीका इसको सीखने का। इसमें सूत्र लिखा आगे, स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छेन। ये देखो ये चार शब्द हैं, चार शब्द हैं। कहते हैं इन चार शब्दों के साथ यदि कत होगा लगा हुआ, कत प्रत्यय वाला कोई पद, कत प्रत्यय, गत, भूत, भूतम, पठितम, लिखितम, अगर ऐसे कोई शब्द लिखा हो चतुर्थी के, ये सारे पंचमी के साथ होंगे, तो कहते तब भी ये समास होगा। लेकिन यहाँ एक समास होने के बाद क्या कहेंगे आगे वो भी बता दूँ आपको। लिखते हैं, ये सूत्र देखो, कहते हैं पंचम्या स्तोकादिभ्यः, कि स्तोक
अंतिक, दूर, कृच्छ, ये 4 शब्द हैं। स्तोक, अंतिक, दूर, कृच्छ। कहता है इनमें जो पंचमी विभक्ति लगी होगी, समास होने पर उस विभक्ति को हटाएंगे नहीं, उसको आप हटाएंगे नहीं। जब विभक्ति को नहीं हटाएंगे तो क्या होगा? एज इट इज आ जाएगा, वो जैसा है वैसा ही आ जाएगा, सेम। तो जब सेम आ जाएगा तो क्या होगा? वो जब वो अपने आप आ जाएंगे तो हमें विभक्ति को हटाना नहीं, एक तरह से इसका संधि विच्छेद करना मांगता है। तो गौर करोगे, ये शब्द ही पहला याद रखो, जैसे दूराद आगत, दूराद आगत। तो देखोगे दूराद आगत में दूर दिखा हुआ है, दूर, तो दूर में पंचमी लगा दो, दूर में पंचमी लगा दो, एज इट इज बाद वाले को लिख दो। जैसे ये शब्द है फाइनल, दूराद आगतः, तो क्या लिखना है इसको? दूरात आगतः, दूरात आगतः। किसी ने लिख दिया? कृच्छान मुक्तः, ये सब पूछा कम जाता है, फिर भी ध्यान रखो। कृच्छान मुक्त, यहाँ कृच्छ्र दिख रहा है, कृच्छ्र दिख रहा है, तो कृच्छ्र में क्या लगा दो? पंचमी, क्या हो जाएगा? कृच्छात मुक्तः, कृच्छात मुक्तः। तो संधि का भी काम देखो हो रहा है और समास का भी काम हो रहा है, इसलिए संधि भी जरूरत है। अगर संधि नहीं जानते तो समास में हम गति नहीं कर सकते हैं, अगर विभक्ति नहीं जाने तो समास में गति नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं पंचमी तत्पुरुष, इसको कहते हैं पंचमी तत्पुरुष। अब यहाँ देखो एक बीचों बचा हुआ है, ये केवल या सहसुपा, इसको केवल समास क्यों कहते हैं? तो जितने समास के 4 हम मुख्य प्रकार बताए थे, अगर कोई समास इन रूल्स में नहीं आ रहा, इस किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है और वो फिर भी समास बन जा रहा है, इसके बाद भी जाकर के वो समास बन जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या करेंगे? हम इसका क्या काम कर सकते हैं? तो कहते हैं ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इसको केवल समास कहेंगे। सहसुपा का मतलब होता है सुबंत के साथ, यानी जब कोई एक पद या दूसरा, दोनों पद अगर मिल जाए, समास कर ले और वो रूल पे नहीं आ रहा है, इसलिए उसको हम कहते हैं केवल समास। इसके 2 प्रमुख उदाहरण हैं, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि यही पूछे जाते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ शब्द है पूर्वम भूतः, इसका समास बनाना है, पूर्वम भूतः। पूर्वम भूतः का समास बनाएंगे तो हो जाएगा पूर्वम भूतसु, भूतसु। अब इसको समास बनाना है तो पूर्व भूत, इसको विभक्ति हटा दो, पूर्वभूत हो गया। यहीं पर समस्या आ जाती है कि इसको अगर मिलाएंगे तो भूत बाद में आएगा और पूर्व पहले आएगा, लेकिन जो शब्द प्रचलन में है भूत पहले और पूर्व बाद में है, तो फिर समास नहीं बन रहा। तो इसलिए इस समास को सिद्ध करने के लिए पाणिनि ने एक सूत्र लगा दिया, भूतपूर्वे चरठ, भूतपूर्वे चरठ। इसका मतलब है कि जब भी भूतपूर्व समास आप बनाने जाएंगे तो वह जिसका बाद में प्रयोग होना उसको पहले लगा दें और जिसका पहले प्रयोग होना था उसको बाद में, ये पोजीशन शिफ्ट करना। तो पोजीशन शिफ्ट करके ही समास हो सकता है, इसी कारण से इसका केवल समास में रखा गया इसको। इसलिए कहा भूतपूर्व चरठ, चरठ मतलब बिफोर। तो क्या कर दिया, यहाँ भूत बाद में था उसको पहले ले आए, अब हो गया भूतपूर्व। इसको मिला दो, भूतपूर्व एक प्रातिपदिक है और उसमें जब हम सु लगाएंगे तो फिर विसर्ग आ जाएगा, भूतपूर्वः, पहले का हुआ, जबकि होना चाहिए पूर्वभूतः, पहले का हुआ। इस कारण से पर और बिफोर, ये जो पहले और बाद में रखने के चक्कर थे, इस कारण से इसको केवल समास में काउंट किया गया है, भूतपूर्व। ये याद रखने वाला है।
दूसरा है वागर्थाविव। वागर्थाविव, इसमें समास बनता है वागर्थव और इव। वागर्थव इव, वागर्थव प्लस इव। अब ये संधि एक तरह से दिख रही है, समास, इसको समास काउंट कर लिया गया है। जबकि वागर्थव में भी द्वंद्व समास है, आगे हम पढ़ेंगे आपको। वागर्थव, वाक्च अर्थश्च, वाक्च अर्थश्च वागर्थ, द्वंद्व समास हो गया वागर्थव। अब ये जब ये समास हम लाके आते हैं यहाँ पर, वागर्थव इव, ये समास है वागर्थव इव। तो वागर्थव इव को यहाँ से लेके आए, अलग कर दिए। तो जैसे हम समास करेंगे तो टेक्निकली इस औ का लोप हो जाना चाहिए था। जब समास करते औ का लोप करेंगे, जब लोप करेंगे तो ये ई इसमें मिलेगा, वागर्थिव बन जाएगा, वागर्थिव। लेकिन इसका प्रयोग जो किया गया है वो वागर्थाविव। तो इस प्रयोग को कैसे प्रूफ किया जाए, इसको सिद्ध कैसे करेंगे आप? इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा आपको? कहते इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक सूत्र लगा दिया ये, और इसी सूत्र के कारण इसको केवल समास में काउंट किया गया है। यहाँ कहते हैं इवेन समासो विभक्ति अलोपश्च। इसका मतलब है ईव के साथ यदि आप समास बनाएंगे, यानी एक पद यदि ईव है, उपमावाचक है, इसके साथ यदि आप समास बनाते हैं तो उस केस में जो विभक्ति है उसका लोप नहीं होगा, विभक्ति का लोप नहीं होगा, इसको नहीं हटाएंगे आप। इसी कारण से यहाँ वागर्थों में ईव लगाया है, तो विभक्ति का लोप नहीं करेंगे। तो जब विभक्ति का लोप नहीं करेंगे तो संधि करेगा, और संधि करेगा तो औ और ई मिल करके अयादि संधि बनाएगा, क्योंकि औ और ई का कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए औ का आव हो गया, औ का आव हो गया। फिर सबको ऐड करते हैं तो वागर्थाविव, नपुंसक होने के कारण सु का लोप कर दिया और हो गया वागर्थाविव। तो ये दोनों एग्जाम्पल है, इसको आप स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसमें यही है। इसके बाद थोड़ी सी आपको बता दें, जो इसके बाद जो संधि आएगा उसमें समास में, तो समास में जो अभी हम आगे चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, और वो ये कि तत्पुरुष के दो भेद हैं। एक है कर्मधारय, दूसरा द्विगु, फिर बहुव्रीहि, फिर द्वंद्व। ये क्या है, इस पर अभी हम थोड़ी देर में फिर चर्चा करेंगे। अभी थोड़ी इस क्लास को यहीं पर हम विराम देंगे। धन्यवाद।